नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दीक्षित आपका हिंदी भाषा शिक्षण की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो भाषा शिक्षण से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, मैं उनमें से टॉप 20 प्रश्न लेके चला हूं जो अधिकांशतः प्रश्नों में पेपरों में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और जो आए हुए भी हैं, आने योग्य हैं, उन प्रश्नों को लेके चला हूं। सारे प्रश्नों का विश्लेषण करके ही ये प्रश्न मैंने लिखे हैं जो आपके परीक्षाओं में बहुउपयोगी साबित होंगे। जैसा कि ये आपका पहला प्रश्न है और ये आपको पेपर वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को सीटेट जैसी एग्ज़ाम में आप सफलता हासिल कर सकें। तो जैसा कि आपका ये पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? व्यवहारवादी, समाज या सांस्कृतिक या व्यवहार सांस्कृतिक। तो आपके सामने 3 विकल्प हैं, इनमें से आपको उचित विकल्प का चयन करना है। भाषा विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा परिप्रेक्ष्य वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका जो है समाज और सांस्कृतिक, ये इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा जो इसका प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? इसका जो पहला विकल्प है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो इसका जो आपको उचित विकल्प का चयन करना है, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे प्रश्न बड़े सावधानी से पढ़ने होते हैं जिनके अंत में नहीं है लिखा होता है। नकारात्मकता वाले प्रश्न बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में जो आपका पहला कथन है, यह एक सहज प्रक्रिया है, जो कि भाषा अर्जन के संबंध में कथन उचित है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी कथन सही है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, यानी कि भाषा के नियमों को ग्रहण करते हैं, ये भी कथन सही है। इसका जो चौथा विकल्प है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये भाषा अर्जन कहलाता है। तो ये कथन उचित नहीं है भाषा अर्जन के संबंध में। तो दूसरे प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, चौथा विकल्प डी। आपका जो अगला प्रश्न है, तीसरा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर का आधार होता है, तो हमारे आसपास का जो वातावरण है सीखने का, हम जहाँ से भाषा बोलना सीखते हैं, हमारे घर का वातावरण, आसपास का वातावरण, विद्यालयी वातावरण, तो ये सब परिवेश पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा सी, भाषा का उपलब्ध परिवेश, कि हम भाषा कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, तो उसका परिवेश कैसा, हमें माहौल कैसा उपलब्ध हो रहा है। अगला प्रश्न आपका जो चौथा प्रश्न है, भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया या श्रव्य दृश्य सामग्री। तो भाषा सीखने और सिखाने में आप जो जहाँ सबसे पहले बच्चा परिवार के माहौल में आता है, उसके बाद अपने पड़ोस के वातावरण में, आसपास के वातावरण में पहुँचता है, समाज में पहुँचता है, वहाँ के अनुकरण से जो जैसा सीखता है, तो सबसे पहले जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है भाषा सीखने और सिखाने में, वो होता है सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका जो सही विकल्प होगा चौथे प्रश्न का, सामाजिक अंतःक्रिया। आपका अगला प्रश्न है पाँचवा, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण नियमों को याद कर सकें। सी, तीसरा विकल्प है, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। चौथा विकल्प है, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। तो इसका जो तीसरा विकल्प है, कही और लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, ये भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बच्चों के लिए खासकर महत्वपूर्ण है। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें या व्याकरण नियमों को याद कर सकें
या कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह सकें या लिख सकें। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, महत्वपूर्ण उद्देश्य से मतलब बच्चे जब प्राथमिक स्तर पर होते हैं तो उनके द्वारा जो बात कही जाती है या जो बात लिखी जाती है वो उसे कल्पनापरक दृष्टि से, आलोचनात्मक दृष्टि से उसे परख सकें, उसे समझ सकें। तो पाँचवें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा सी, तीसरा विकल्प। अगला आपका प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का जब हम शिक्षण करते हैं तो आप बच्चों के लिए किस बिंदु पर निम्न में से सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विभिन्न वाक्य संरचनाएँ, हिंदी भाषा का सौंदर्य व आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो जब एक बच्चा किसी प्राथमिक स्तर की क्लास में पहुंचता है, कक्षा में पहुंचता है, तो आप न तो उसे सीधे मुहावरे लोकोक्तियाँ सिखाएंगे, ना उसे सीधे वाक्य की संरचनाएं बनाना सिखाएंगे, ना ही आप उसे हिंदी भाषा की मानक वर्तनी करना सिखाएंगे, ना उसके बारे में बताएंगे। आप उसे ऐसा एक माहौल देंगे हिंदी भाषा का या किसी भी भाषा का जो रुचिपूर्ण हो, रोचकपूर्ण हो, जिससे बच्चे आनंदपूर्वक उस कक्षा का लाभ उठा सकें। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, ये कथन सबसे महत्वपूर्ण उचित लगता है इस प्रश्न के लिए कि जिस पर हमें बल देना चाहिए, जिससे कि बच्चे रोचकपूर्ण क्लास का आनंद ले सकें और हिंदी भाषा को आसानी से समझ सकें। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य एवं आंचलिकता, ये इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला आपका सातवां जो प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति या भाषा का परिवेश। तो अगर आपसे प्रश्न थोड़ा हम घुमा के अगर इस तरीके से आपसे यही हम प्रश्न ये करते, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे पहले जब बच्चा पहुंचता है अपने परिवार से बाहर के समाज में, तो वहाँ उसे कैसा माहौल मिलता है, भाषा बोलने का कैसा ज्ञान मिलता है, तो ये सब निर्भर करता है अपने आसपास के वातावरण पर, माहौल पर। तो आपका सही विकल्प होता है भाषा का परिवेश। लेकिन आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण भाषा की पाठ्यपुस्तक। भाषा की पाठ्यपुस्तक के द्वारा आप न तो भाषा को सीखने और सिखाने में परिपक्व हो सकते हैं, तो लेकिन जो हमें भाषा का परिवेश, अपने आसपास का परिवेश जो हमें माहौल जो सिखाता है, जो चीज़ें सिखाता है या जो चीज़ें जिससे हम सीखते हैं, तो वो एक माहौल द्वारा हम सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, परिवेश से सीखते हैं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका सातवें प्रश्न का जो उचित विकल्प होगा भाषा की पाठ्य पुस्तक। अगला आपका प्रश्न है आठवां, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध निम्न में से किससे है? अंतर्निहित भाषा क्षमता का जो संबंध माना जाता है वो चॉम्स्की से माना जाता है, अंतर्निहित भाषा। अगला आपका नौवां प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। तो हिंदी भाषा निम्न में से सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है, किस पर? तो पहला जो विकल्प है आपका भाषा के पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता पर, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता पर, भाषा की लिखित परीक्षा पर या श्रव्य दृश्य सामग्री की उपलब्धता पर। जब आपको भाषा से अर्जन या अधिगम के संबंधित जो भी प्रश्न आपको अगर मिले, यदि आपके उसके किसी भी विकल्प में भाषाई वातावरण या परिवेश या माहौल से संबंधित आपको विकल्प मिलता है, तो आपको वो विकल्प चयनित करना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। ये हम आपसे बराबर अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं बराबर बताते आ रहे हैं कि भाषा का अर्जन या सीखना सिखाना सबसे पहले परिवेश पर निर्भर करता है। आपका 10वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम कैसा होना चाहिए कि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है? यानी कि ऐसी कौन सा संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है? अंग्रेजी, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या फिर हिंदी?
तो प्राथमिक स्तर की कक्षा में जब बच्चा पहुंचता है शिक्षा लेने के लिए या भाषा सीखने के लिए, तो वह अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को ही केवल समझता है, जानता है। तो उसे हमें उसी माध्यम को देना चाहिए, उसी माध्यम में संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए, जिससे कि उसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, वह जल्दी समझ सकता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा मातृभाषा। अगर इस जगह पर क्षेत्रीय भाषा भी लिखा होता तो वो भी सही होता। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? भाषा लेखन के अभ्यास का, भाषा की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास का, भाषा की स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो मुख्य अंतर है, तो अगर हम पहले विकल्प की अगर हम बात करें तो भाषा लेखन के अभ्यास का, तो लेखन के अभ्यास का दोनों में ही होता है अर्जन और अधिगम। पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास ये भी दोनों में होता है। भाषा नियमों को स्मरण करना ये भी दोनों में हम करते हैं, खासकर अधिगम में करते हैं। अच्छा, स्वाभाविकता की अगर हम बात करें तो भाषा अर्जन जो है, भाषा अर्जन बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया के अर्जित की जा सकती है। और भाषा अधिगम का मतलब होता है कि एक व्यवस्थित क्रम में भाषा को सीखा जाए। तो ये इस दोनों में अंतर है। तो इसका जो सही विकल्प होगा स्वाभाविकता। अगला आपका प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? एक कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, कुशल लेखक बनाना, या हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक जो प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए किसी बच्चे के लिए, बालक के लिए, न तो एक कुशल वक्ता बनाना होता है, ना ही उसे आप तुरंत आते ही साहित्य की विधाओं से परिचित कराने लगेंगे, ना ही उसे कुशल लेखक बनाने लगेंगे। उसे आप जब वो बच्चा कोई क्लास में आता है, कक्षा में आता है, तो आप सबसे पहले उसे भाषा के विविध रूपों से परिचय कराते हैं। भाषा कैसे बोली जाती है, कितने प्रकार की होती हैं, ये आप उनके रूपों से परिचय कराते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। आपका अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक अवसर मिलें। दूसरा विकल्प है शिक्षक बोले बच्चे सुने। तीसरा विकल्प है भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। और अंतिम विकल्प है दीवारों पर शक्तियाँ लिखी हों। अगर आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल हैं या जूनियर विद्यालय हैं, उनकी दीवारों पर, विद्यालय की या कक्षा की दीवारों पर सूक्तियाँ तरह की तरह लिखी हुई होती हैं। तो भाषा की कक्षा का माहौल इसमें पूछा गया है, तो कैसा होना चाहिए? बच्चों को उनकी बात कहने सुनने के अधिक अवसर मिलें, यह केवल शिक्षक बोलता रहे बच्चे सुनते रहें, यह भाषा की शुद्धता पर ही केवल अत्यधिक बल दिया जाता हो। तो कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जब टीचर पढ़ा रहा हो, शिक्षक पढ़ा रहा हो, बच्चे सुन रहे हों, और जब बच्चे सुन रहे हों तो उन बच्चों को भी उनकी बात कहने सुनने के भी उन्हें अवसर प्राप्त कराए जाएं, जिससे उनके मन के जो भी प्रश्न हैं, उनके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उनका निवारण हो सके। तो बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक अवसर दिए जाएं, ऐसी कक्षा का माहौल होना चाहिए। तो 13वें प्रश्न का आपका विकल्प होगा पहला। 14वां प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। तो इसमें अब की बार इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि अर्जन और अधिगम में अंतर का निम्न में से क्या आधार नहीं है? सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता और सहजता। तो कुशलता, भाषा अर्जन भाषा अधिगम दोनों में कुशलता होती है। भाषा अर्जन आसानी से सरलता पूर्वक सीखी जा सकती है। भाषा अधिगम में जो है कि व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रियाओं द्वारा भाषा अधिगम किया जाता है। स्वाभाविकता, भाषा अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है, भाषा अधिगम एक चेतन प्रणाली है। सहजता, भाषा अर्जन और अधिगम में भी दोनों में अंतर है। इसका जो मुख्य अंतर का आधार नहीं है वो होगी सांस्कृतिकता। तो 14वें प्रश्न का जो उत्तर होगा सही विकल्प सांस्कृतिकता। आपका जो 15वां प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। तो
त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? एक राजभाषा है, या शास्त्रीय भाषा है, या सह राजभाषा है, या एक राष्ट्रभाषा है? तो 15वां प्रश्न है जो त्रिभाषा सूत्र है। त्रिभाषा सूत्र से संबंधित कुछ मैंने ये पॉइंट जो दिए हुए हैं आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है पिछली वीडियो में। जैसा कि ये लिखा है, वर्ष 1964-66 में कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला दिया, इसे एक राष्ट्र के समक्ष रखा। संकल्पना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1968 और नई शिक्षा नीति 1986 है, उसका जो संशोधित रूप नई शिक्षा नीति जो 1992 से होती हुई त्रिभाषा सूत्र को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी अंकित किया गया है। यानी कि त्रिभाषा सूत्र की जो संकल्पना है उसकी जो रूपरेखा है 1968 की शिक्षा नीति, 1986 और 1992 के साथ साथ जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005, उसमें भी इस चीज़ को दर्शाया गया है। अब जो एक और आपका जो पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में भी त्रिभाषा सूत्र को लिया गया, तो इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो NCERT की जो बुक्स चलती हैं उनमें भी जोर दिया जाता है कि त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को दिया जाए, दूसरा स्थान जो होता है जो आपके हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें या तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा पर बल दिया जाए, द्वितीय भाषा के रूप में जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें हिंदी भाषा पर जोर दिया जाए, जो तृतीय भाषा के रूप में कोई भी आधुनिक यूरोपीय भाषा पर जोर दिया जाए। तो त्रिभाषा सूत्र में जो हिंदी का स्थान है इन पॉइंटों के आधार पर राष्ट्रभाषा के रूप में, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आपका ये जो प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान, तो त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान जो है एक राष्ट्रभाषा के रूप में है। राजभाषा के रूप में आपका प्रश्न अगर ये होता कि हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी राजभाषा है, वो भी 343 अनुच्छेद जो है आपका संविधान का 343 फर्स्ट में कहा गया है कि भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और 351 में कहा गया है कि हिंदी का विकास एवं प्रोत्साहन के बाद कही गई, और 343 के सेकंड में कहा गया है कि अंग्रेजी जो होगी एक सहायक भाषा होगी। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? तो हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं या सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं? सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं? सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं? तो मेरा मानना ये है कि जब बच्चे क्लास में आते हैं, कक्षा में होते हैं, कई सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो उन बच्चों में कोई भी एक समान रूप से ना तो हिंदी सीखते हैं, ना एक समान रूप से हिंदी बोल सकते हैं, ना सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा बी, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं। 17वां जो प्रश्न है, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, यह कथन कैसा है? पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतः असत्य है, या फिर सारहीन है, इस कथन का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरी दृष्टि से बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, इसका जो सही विकल्प होगा आंशिक रूप से सत्य है। लेव वाइगोत्स्की का भी मानना है कि बालक अपने परिवेश से अंतः क्रिया करते हुए अनुकरण से सीखता है। तो अनुकरण जब होता है, अनुकरण का मतलब होता है, कहा भी जाता है कि बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। तो बच्चे अपने जब बड़ों से सीखते हैं तो बड़े जैसा करते हैं वैसा बच्चे भी सीखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चे पूरा उनका अनुकरण करते हैं, जो जैसा वो करते हैं वैसा ही सीखते हैं, पूर्ण रूप से अनुकरण नहीं करते हैं। तो ये जो कथन है ये आंशिक रूप से सत्य है। अनुकरण करते हैं, सीखते हैं अनुकरण से, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। आपका अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, और 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो भाषा शिक्षण में सही रूप से जो सहायक होगा इन चारों विकल्पों में से एक, मतलब कि जब बच्चा विद्यालय में आता है, कक्षा में पहुंचता है, तो उसे जब बोलना सिखाया जाता है, भाषा सिखाई जाती है, तो जो काठिन्य
शब्द होते हैं, कठिनता वाले शब्द होते हैं, जिन्हें वे बोलने में असमर्थ होता है, तो उन शब्दों के निदान के लिए हम उपचारात्मक कार्य करते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, उनके काठिन्यता के दोष का निवारण करते हैं। तो भाषा शिक्षण में सबसे सहायक जो तत्व माना जाता है, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। आपका 19वां जो प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे कैसे होते हैं? सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, या भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो विद्यालय आने से पूर्व जो भी बच्चे आते हैं विद्यालय में, उनसे पहले सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं? नहीं रखते हैं। भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं? वो भी नहीं रखते हैं। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं होता है, उन्हें हर भाषा का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता ही है, क्योंकि वो अपने एक ऐसे माहौल से रह के आते हैं, परिवेश से, क्षेत्रीय भाषा से या मातृभाषा से, तो उन्हें भाषा का ज्ञान इतना होता है कि वो अपनी ही भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, अपनी ही भाषा में किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं, टूटी फूटी बात में अपनी बात को कह सकते हैं। तो विद्यालय आने से पूर्व जो बच्चे होते हैं वो अपनी भाषा में समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा चौथा डी। आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम 20वां प्रश्न जो है आपका, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछें, या सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें। तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि सभी बच्चों को भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, ताकि बच्चे भाषा को धारा प्रवाह बोल सकें, उनकी कठिनता के शब्दों का निवारण कर सकें और एक समान कुशलता से भाषा का प्रयोग कर सकें। तो इसका जो सही विकल्प होगा, भाषा शिक्षक का दायित्व यह है कि वह सभी बच्चों में भाषा के प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें। तो इसका सही विकल्प होगा बी। आपके ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो से संबंधित आपको जो भी सुझाव देना हो, जो भी कमेंट देना हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप सुझाव दे सकते हैं, और सुझाव देना अति ज़रूरी है। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। धन्यवाद।